हम बात करेंगे। आज हमारा जेनेटिक्स का सेकेंड पार्ट है, मतलब जो एमसीक्यू हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया है। अभी सेकेंड वाला पार्ट एमसीक्यू का हम डिस्कशन करेंगे आज। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और जेनेटिक्स में जितना क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है वो टॉपिक हम ये वाला क्लास में कवर करेंगे, और जो बाकी बच गया नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जेनेटिक्स का पार्ट 3। मतलब यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 और 2, 3 ये तीनों एमसीक्यू वाला क्लास है। अगर थ्योरी वाला क्लास देखोगे वो जेनेटिक्स फोल्डर में तुम्हें मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वाला एमसीक्यू है, फादर हैज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड मदर हैज़ नॉर्मल जीनोटाइप, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे। वे क्वेश्चन विजिबल है ना सबके लिए? यस सर। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर फादर को कोई एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड मदर हैज़ नॉर्मल जीनोटाइप, सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इसमें आउटकम क्या होगा, बच्चों में क्या पाया जाता है। सो ऑप्शन ए में बताया गया है, पास द कैरियर स्टेट टू हिज मेल चिल्ड्रन, बी पास द कैरियर स्टेट टू ऑल हिज चिल्ड्रन, सी पास द कैरियर स्टेट टू हिज फीमेल चिल्ड्रन, डी नॉट पास ऑन द जेनेटिक म्यूटेशन टू एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन। क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? फीमेल चिल्ड्रन को पास करेंगे। फीमेल चिल्ड्रन को पास करना। सो फादर को क्या है बताओ? फादर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यस। तो फादर के लिए अगर मान के चलते हैं, फादर के लिए अगर ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल इसे वाइट बोर्ड लेते हैं। सो फादर के लिए अगर मान के चलें तो फादर के लिए क्या है बताओ? एक्स वाई है। एंड मदर के लिए जो है वो क्या होगा बताओ? क्योंकि वो नॉर्मल जीनोटाइप बोला है तो ये एक्स एक्स होगा। तो फादर का जो एक्स है वो अबनॉर्मल है, तो मान के चलते हैं एक्स डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स डैश जहाँ पर होगा वो जाएगा किधर बताओ? ये एक्स डैश एक्स के साथ पहले होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश एक्स। दूसरा एक्स डैश दूसरा मदर का जो जीन है, आई मीन क्रोमोजोम है एक्स, नॉर्मल एक्स, उसके साथ जाएगा, वो हो जाएगा एक्स डैश एक्स। अभी कभी भी तो ये एक्स मेल चिल्ड्रन को नहीं जाता है तो वाई जाता है, तो जब हम कंबाइन करेंगे वाई को एक्स के साथ वो हो जाएगा एक्स वाई, और दूसरा फिर एक्स वाई बनेगा। तो यहाँ पे जो मेल बनते हैं वो एब्सोल्युटली नॉर्मल बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर बोलें फीमेल चिल्ड्रन को, तो फीमेल में क्या हो जाता है बताओ? या अफेक्टेड वाला बच्चे होंगे या कैरियर वाला बताओ? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कैरियर। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या बताओ? ये हो जाएंगे सारे दोनों कैरियर बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये डोमिनेंट होता तो वो क्या हो जाते? अफेक्टेड हो जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फादर अगर अफेक्टेड है कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से, तो फिर सारे जो फीमेल बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे बताओ? कैरियर बनेंगे। इफ़ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? मदर अगर नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? पास द कैरियर स्टेट टू हिज मेल चिल्ड्रन, नहीं। पास द कैरियर स्टेट टू ऑल हिज चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं, मेल अफेक्टेड नहीं होते हैं। पास द कैरियर स्टेट टू हिज फीमेल चिल्ड्रन, क्या ये सही होगा? तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट सन ऑफ ए कपल इज अफेक्टेड विथ हेमोफीलिया। कोई कपल का पहला वाला जो बच्चा है, बॉय है, तो वो हेमोफीलिया से अफेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ देयर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। आगे जाके अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा है, कोई कपल का, वो अफेक्टेड है हेमोफीलिया से, तो ये क्वेश्चन पूछा आगे जाके जो प्रेगनेंसी होगा उसमें क्या चांसेस है, वो ऑप्शन में से बताना है। ए बॉय विल बी अफेक्टेड विथ हेमोफीलिया, ए बी बॉय विल बी द कैरियर ऑफ हेमोफीलिया ए, सी गर्ल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड विथ द हेमोफीलिया ए, डी the girl
देयर इज अ 50% चांस शी विल बी कैरियर ऑफ हेमोफीलिया ए। क्या लग रहा है बताओ? पहले ये समझ लेना चाहिए हेमोफीलिया कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है। बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव? क्या लग रहा है बताओ? हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर फर्स्ट सॉन ऑफ द कपल इज अफेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान के चलते हैं, ये बोला कि फादर है एक्स वाई, मदर है एक्स एक्स, और बच्चे को क्या हो गया, जो सॉन है, बच्चा मेल है, मेल चाइल्ड, तो मेल चाइल्ड को क्या हुआ, मेल चाइल्ड को क्या हो गया बताओ? ये हो गया एक्स डैश वाई। इसका मतलब क्या, फादर का जो वाई है वो तो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना, और एक्स, क्योंकि कपल, द फर्स्ट सन ऑफ ए कपल इज अफेक्टेड विथ हेमोफीलिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल है एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए बताओ? एक तो एक्स डैश होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? एटलीस्ट एक एक्स डैश होना जरूरी है, सो दैट ये बच्चा क्या होगा, अफेक्टेड होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इज दैट राइट? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो। यस सर। चलो, सो अभी ये कंडीशन को लेके अगर आगे चलते हैं तो बॉय विल बी द कैरियर ऑफ हेमोफीलिया। इज दैट पॉसिबल कि बॉय कैरियर होगा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऑप्शन बी को देखो, क्या ये पॉसिबल है कि बॉय कैरियर हो? नो सर, नहीं, ये कैरियर नहीं हो सकता। नो नो, क्योंकि सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में, क्योंकि एक ही एक्स है मेल वाले केस में और एक वाई है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के बावजूद ये बच्चा क्या होगा, मेल वाला चाइल्ड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अगर ये फीमेल वाला केस में एक एक्स अफेक्ट हो जाता है तो दूसरा एक एक्स नॉर्मल है, लेकिन मेल वाला केस में अगर एक एक्स अफेक्टेड हो जाता है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो वाई अगर नॉर्मल भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। लेकिन फीमेल वाला केस में अगर एक अफेक्टेड होता है एक्स, तो रिसेसिव, दोनों अफेक्टेड होने से अफेक्टेड बच्चे होंगे। समझ गए? हाँ या ना बोलो? तो यहाँ पे क्या हो जाता है केस में, बॉय विल बी कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। हाँ या ना बोलो? समझ गए? यस सर, यस सर। सो द गर्ल चाइल्ड will be affected with hemophilia A. Is that possible? The girl child will be affected with hemophilia A. Is that possible? No sir, maybe carrier. No sir. Possible है क्या? The girl child will be affected with hemophilia. Is that possible? No sir. नहीं। चलो, so girl child will be affected with hemophilia? नहीं हो सकता। The girl, there is a 50% chance she will be the carrier of hemophilia. Is that right? Yes sir. Yes. The girl, there is a 50% chance कि there will be a carrier. For example, मान के चलते हैं XY हो गया and X dash XY, तो ये केसेस में क्या हो जाता है, अगर पुनेट स्क्वायर करें तो पुनेट स्क्वायर में से हमें आराम से पता चल जाएगा वो क्या होने वाला है। ऐसा होगा, ये हो गया XY, ठीक है ना, तो ये हो गया X dash और ये हो गया XX, ठीक है ना, और ये हो गया X dash Y और ये हो गया XY। तो दोनों अगर फीमेल वाला केसेस में देखें तो फीमेल तो दो होते हैं, तो क्या एक होगा नॉर्मल, दूसरा क्या हो जाता है X डैश X, तो क्या बन जाता है बताओ? ये दोनों फीमेल को अगर 100% मान के चलें तो 100% में से 50% होगा नॉर्मल एंड 50% होगा क्या बताओ, कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, ठीक है ना। सो डी इज पॉसिबल वेयर एज ABC पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना बोल दो? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच हेटेरोजाइगट और कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट कैन बी डन। इनमें से कौन सा है जिसमें हमें कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए और कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि इनमें से कौन सा है जो कि डोमिनेंट या फिर रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो कैरियर स्टेट कौन सा वाला केस में आएगा, कैरियर होगा वली रिसेसिव वाला केस में,
हाँ या ना बोलो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से क्या है जो कि कैरियर वाला कंडीशन है। ऑटोसोमल रिसेसिव वाला कंडीशन होगा, उसमें कैरियर पॉसिबिलिटी है। तो बताओ मुझे, क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या लग रहा है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव है? बताओ। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। टाई सेक्स डिजीज अगर देखोगे, दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव। एंड सिकल सेल डिजीज, दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो तीनों केसेस हैं जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, तो कैरियर बनने का चांस जो है ना वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। आइडेंटिफाई द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताओ कौन सा डिजीज है जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए मैंने क्या बोला था बताओ? निमोनिक। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर रेयर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर रेयर। तो इनमें से क्या क्या कंडीशंस आ जाते हैं? डी मतलब क्या? डी स्टैंड्स फॉर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। रेजिस्टेंट रिकेट्स। ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? अल्पोर्ट सिंड्रोम। हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर स्टैंड्स फॉर रेट सिंड्रोम। अब यहां पे बता दो मुझे, विच वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट? देखो कितना तुम्हें याद रखना था, बस तुम्हें 3 डिजीज याद रखना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। am I राइट? समझ में आ रहा है क्या? अगर गौचेस डिजीज देखोगे, गौचेस डिजीज का ये हो जाता है क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव वाला डिसऑर्डर। विल्सन डिजीज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ या ना बोलो? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? सो फिनाइल कीटोन यूरिया, ये वाला क्या क्या हो जाएगा बताओ? फिनाइल कीटोन यूरिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये कौन सा वाला डिजीज है बताओ? जल्दी बताओ, पढ़े हो या नहीं? बता दो मुझे पहले तो, या फिर कभी पढ़े, मतलब पढ़ाई नहीं किया अभी तक? हमने कितना पढ़ाया मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग, ये तुम्हें एटलीस्ट याद रखना चाहिए। निमोनिक अगर याद है तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कंडीशंस होगा हमारा। तो फिनाइल कीटोन यूरिया ये कौन सा वाला कंडीशन होगा? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव वाला कंडीशन है। तो तुम्हें याद रखना चाहिए ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या डिजीजेस आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो तुम्हें एटलीस्ट ये चारों तो याद रखो। जितना मैंने निमोनिक बताया अगर उतना भी याद होगा तो हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच क्रोमोसोम कंटेन्स एबियो लोकस ऑन इट्स लॉन्ग आर्म। कौन सा वाला क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एबियो, एबियो मतलब क्या? एबियो ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है ना, एबियो मतलब क्या? एबियो ब्लड ग्रुपिंग। एबियो ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन सा वाला क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आंसर है क्रोमोसोम 7, 8 या क्रोमोसोम 9 या क्रोमोसोम 10। आंसर क्या होगा बताओ? आंसर इज क्रोमोसोम 9। तो एबियो लोकस के लिए या एबियो ब्लड ग्रुपिंग के लिए, एबियो ब्लड ग्रुपिंग का ग्रुप बता दो, क्या 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 है बताओ पहले? ए ग्रुप है, ठीक है ना, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है एंड ओ ग्रुप है। है ना बोलो, इतना 4 ही तो ग्रुप है। और हर एक एबियो ग्रुपिंग के लिए एक तो एंटीजन होता है और दूसरा एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन क्या होता है ए ग्रुप के लिए बताओ? ए ग्रुप के लिए एंटीजन है ए एंटीजन, ठीक है ना। और एंटीबॉडी क्या होता है? बीटा एंटीबॉडी या बी एंटीबॉडी, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एंड बी ग्रुप के लिए क्या है बताओ? बी एंटीजन एंड जल्दी बताओ, ए एंटीबॉडी, ठीक है ना। ए बी ग्रुप के लिए क्या है? ए एंड बी दोनों एंटीजन है एंड देयर इज नो एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंड ओ ग्रुप के लिए क्या है बताओ? कोई भी एंटीजन नहीं है, दोनों ए एंड बी एंटीबॉडी है। समझ गए? अभी ये ए बी एंड ए बी एंटीजन बनाने के लिए, ये जो तुम एंटीजन देख रहे हो, ये सारे एंटीजन बनाने के लिए
जो जीन है वो कहाँ पर है? तो जीन इज ऑन क्रोमोसोम 9। अभी क्रोमोसोम 9 का कौन सा वाला आर्म? क्यू आर्म, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखा जाता है? CH9Q करके लिखा जाता है। इसका मतलब है क्रोमोसोम 9 का क्यू आर्म के अंदर क्या है बताओ? एबीओ लोकस है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए जीन्स हैं। तो जीन का किसके लिए होगा? ए एंटीजन के लिए होगा, बी एंटीजन के लिए जीन होगा। समझ गए? ए एंड बी एंटीजन के लिए क्या जीन है यहाँ पर? एक है IA और दूसरा IB, ठीक है। तीसरा और एक जीन हम बोलते हैं जिसे IO बोला जाता है, इसका कोई एंटीजन नहीं बनता। सो IA, IB एंड IO, ये तीनों को तुम्हें याद रखना। इनका कॉम्बिनेशन बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि IA हो सकता है, या फिर मतलब मान के चलो ए ग्रुपिंग के लिए ब्लड ग्रुप ए हमारा है, ए ग्रुप के लिए क्या है बताओ? एंटीजन, एंटीजन है ए, ठीक है ना। ए एंटीजन के लिए जीन क्या हो सकता है? एक है IA या फिर IA IO, ये दोनों जीन हो सकते हैं क्रोमोसोम 9 के ऊपर। वैसे बी ग्रुप के लिए जो एंटीजन है वो है बी एंटीजन, और बी एंटीजन बनाने के लिए जीन क्या है? एक है IB या फिर IB IO, ठीक है। और AB एंटीजन के लिए मतलब दोनों के लिए यहाँ पे एंटीजन क्या होगा? AB एंटीजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रुपिंग? IA IB, ये एक ही पॉसिबल है। और O ग्रुप के लिए कोई भी एंटीजन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? IO एंड IO। तो कितना बन जाता है बताओ? कितना जीन? ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 6 एलीलीज हैं, 6 एलीलीज जो कि कंप्लीट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को बनाते हैं। और ये 6 एलीली या जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम 9 का क्यू आर्म के अंदर। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो, तो यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अगर फादर का ब्लड ग्रुपिंग जो है ना वो क्या है? मान के चलते हैं ए ग्रुप है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है O। तो बताओ नेक्स्ट जनरेशन में क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? तो हमें पता है ए के लिए जीन क्या है बताओ? IA होगा या फिर IA IO होगा, ठीक है ना। मदर के लिए क्या है? IO एंड IO। समझ गए? ये तो जीन एक ही है। अभी मान के चलते हैं अगर फादर के लिए ये वाला है, हमें नहीं पता ना वो क्या है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं फादर के लिए अगर ये वाला मानते हैं फादर वाला साइड, और ये वाला साइड को मानते हैं फॉर एग्जाम्पल मदर वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं IO है, यहाँ पर IO है, यहाँ पर IA एंड यहाँ पे IA। तो ये बताओ मुझे क्या होगा? IA IO होगा, है या ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? अगेन IA एंड IO। नीचे क्या होगा? वही IA IO एंड IA IO, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर मान के चलते हैं अल्टरनेटिव फादर का दूसरा भी हो सकता है, क्या बताओ? कॉम्बिनेशन IA एंड IO, ठीक है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, हाँ या ना बोलो। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर फादर वाला साइड में IA एंड IO है और मदर वाला साइड में तो एक ही पॉसिबल है, क्या? IO एंड IO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन IA एंड IO होगा, यहाँ पे IO होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? IA एंड IO होगा, यहाँ पे IO एंड IO होगा। मुझे अभी ये बताओ, मुझे ब्लड ग्रुपिंग हर एक का क्या होगा? यहाँ पे ये ब्लड ग्रुपिंग क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला ये हो जाएगा A ब्लड ग्रुप, राइट। ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज ऑल्सो A ब्लड ग्रुप, एंड ये वाला A ब्लड ग्रुप, एंड ये वाला भी A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये वाला क्या बन जाएगा बताओ? अगर दूसरा कॉम्बिनेशन है तो ये बन जाएगा क्या? अगेन A ब्लड ग्रुप बनेगा। ये वाला क्या बनेगा? O ब्लड ग्रुप। ये वाला O ब्लड ग्रुप बनेगा, ये वाला A ब्लड ग्रुप बनेगा। अभी इसको ना इतना थोड़ी ना हमें एग्जाम में करना है, इतना करने में क्या हो जाएगा? बहुत टाइम चला जाएगा। इसको मैनुअली एक्चुअल में ऐसे किया जाता है, लेकिन मैं शॉर्टकट बताता हूँ जो कि तुम्हें 1 सेकेंड में पूरा बता देगा कि है क्या, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं? अगर मान के चलते हैं फादर का बोल दिया कि A ब्लड ग्रुप है
और मदर के लिए क्या है बताओ, ओ ब्लड ग्रुप है। तुम्हें क्या करना, ए ब्लड ग्रुप के लिए कभी भी IA एंड IA मतलब IA कभी नहीं लेना। IA एंड IA जो मैंने बोला था ना, ये वाला कभी नहीं लेना। कौन सा वाला लेना है, IA एंड IO। हर टाइम ए ब्लड ग्रुप के लिए IA एंड IO, बी ब्लड ग्रुप के लिए IB एंड IO, हर टाइम O के साथ लेना है, ठीक है ना, सिमिलर टाइप का नहीं लेना। मदर के लिए क्या है बताओ, IO एंड IO लेना है, ठीक है ना। और मैं जब IA एंड IO ऐसे वाला लिखता हूँ तो I वाला छोड़ दो, अभी I को लिखना भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखना है फिर, फादर के लिए मैं क्या लिखूंगा, फादर के लिए लिखूंगा I वाला, I तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, A लिख दूंगा और O लिख दूंगा। ये वाला हो गया फादर वाला साइड। मदर के लिए क्या लिखूंगा, O लिख दूंगा, यहाँ पर भी O लिख दूंगा। क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला साइड में क्या हो जाएगा, A एंड O, ठीक है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, OO, ये वाला क्या हो जाएगा, AO, और ये वाला हो जाएगा OO। इसका मतलब क्या, ये दोनों बन जाएंगे A ग्रुप, ये दोनों बन जाएंगे O ग्रुप। समझ गए, समझ गए। सो पूरा ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है ना, पूरा शॉर्टकट। एंड में अभी दोबारा हमें अल्टरनेटिव को देखना नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा मान लेते हैं, अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है B ग्रुप एंड मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है AB। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है, क्या लेंगे बताओ, फादर के लिए लेंगे क्या, B एंड O ले लेंगे। I लिखना भूल जाओ, I और नहीं लिखना, मैं शॉर्टकट बता दिया ना, ठीक है ना। मदर के लिए क्या लेंगे, AB ले लेंगे, AB, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB ग्रुप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO मतलब क्या, A ग्रुप हो जाएगा। डायरेक्ट अभी लिखना शुरू कर दो, दिमाग में खेलो, ठीक है ना। B एंड B क्या हो जाएगा, B ग्रुप हो जाएगा। B एंड O क्या हो जाएगा, B ग्रुप हो जाएगा। समझ गए, हाँ या ना बोल दो। अभी क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, बच्चे को A ग्रुप हो सकता है, B ग्रुप हो सकता है, या फिर AB ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अभी दूसरा, अभी देखो कितना शॉर्टकट हो गया। अभी दिमाग में तीसरा वाला मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फादर के लिए जो ब्लड ग्रुप है वो है A एंड मदर के लिए जो ब्लड ग्रुप है वो है B। अभी मुझे बताओ क्या होने वाला है। सर AB ग्रुप हो सकता है, B ग्रुप हो सकता है, AB हो सकता है, O भी हो सकता है। सारा ग्रुप हो सकता है, हाँ या ना बोलो। तो ये AB हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, B, ये वाला A, ये वाला O। खत्म। कितना आसान हो गया, देखो कितना टाइम लगा, बस सेकेंड्स में हो जाएगा ये, ठीक है ना। मान के चलते हैं, अगर ये मान के चलते हैं फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है AB एंड मदर के लिए जो ब्लड ग्रुप है वो O है। अभी क्या हो जाएगा बताओ, A ग्रुप एंड B ग्रुप होगा। वेरी गुड। अभी क्या होगा, दिमाग में खेलो। अभी देखो यहाँ पे AB मान के चलते हैं, ये वाला साइड में O, तो क्या हो जाएगा, ये वाला A ग्रुप, ये वाला B ग्रुप, ये वाला A, ये वाला B। खत्म। समझ गए। अभी IA IB वो सारे मैनुअली किया जाता है, मैं पूरा टेक्निक सारा बताया, और सबसे शॉर्टकट ये वाला है, मतलब सेकेंड्स में हो जाएगा पूरा काम। समझ गए ना बात। तो एग्जाम में क्या पूछेगा ये कि अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है एंड मदर का ब्लड ग्रुप है O, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या पॉसिबल नहीं है, O ग्रुप नहीं है पॉसिबल एंड AB ग्रुप पॉसिबल नहीं है, AB ग्रुप, ठीक है ना। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है एंड यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट आते हैं। नाउ व्हाट इज द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो, 9:3:3:1, B 1:2:1, C 3:1, D 2:1। फिनोटाइप मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज को हम देख सकते हैं, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप, जहां पर टॉल एंड ड्वार्फ का बात आता है, जो हम देख पाते हैं। और जीनोटाइप है जो कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या बना था बताओ, एक है कैपिटल T बना था, एक है कैपिटल T स्मॉल t, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, ऐसे बना था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में।
यस तो सर। ये तीनों बने थे क्या, टॉल वाला प्लांट, और ये वाला बना था क्या, 3:1 ड्वार्फ वाला प्लांट। तो टॉल एंड ड्वार्फ का अगर तुम रेशियो देखोगे वो कितना बनता है, 3:1 वाला रेशियो। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, फिनोटिपिकल रेशियो। ठीक है ना। और जीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, जीनोटाइप में कैपिटल टी एक आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आता है, 2 आता है, स्मॉल टी एक आता है। तो इसे क्या बोल देंगे, जीनोटिपिकल रेशियो। व्हाट इज दैट कॉल्ड, जीनोटाइप। ठीक है ना। जीनोटिपिकल रेशियो आता है कितना, 1:2:1, whereas फिनोटिपिकल रेशियो आता है 3:1। ये तुम्हें याद रखना। सो 3:1 इज अ फिनोटिपिकल रेशियो, whereas 1:2:1 इज अ जीनोटिपिकल रेशियो। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो, यस सिकल सेल अनीमिया इज डैश, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर, allosomic हेरिडिटरी डिसऑर्डर, एपिस्टैटिक इफेक्ट, डी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज। हाँ एग्जैक्टली, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ या ना, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डैश। मैं इसे क्या बोलता हूँ बताओ, मैं बोलता हूँ सैड। ठीक है ना। 3 लॉज, मेंडल 3 लॉ दिए थे क्या, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ए स्टैंड्स फॉर सेग्रीगेशन, एंड ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, असर्टमेंट। ठीक है। एंड डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द डोमिनेंस। ठीक है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस चलो, सर। सो दिस इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आते हैं, सेग्रीगेशन मतलब समझ रहे हो क्या, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम का जो मेंबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, जब हमारा गैमेट बनता है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी से जब गैमेट बनेगा, तो गैमेट हमें बताना ये हो गया डिप्लॉयड सेल, क्योंकि पेयर में है। ठीक है। तो ये जब हैप्लॉयड बनेगा तब तो गैमेट जाके बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, हमारा सोमैटिक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, लेकिन स्पर्म के अंदर कितना होता है, 23 नंबर का। तो ये 46 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल में, इसे क्या बोलेंगे, डाइप्लॉयड वाला। ठीक है ना। whereas this 23 is called as what, haploid cell। हाँ क्या ना बोलो, ये तुम्हें पता होगा। अभी वैसे यहाँ पे गैमेट मतलब क्या, गैमेट होता है स्पर्म या ओव्यूम। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो आधा मतलब क्या, जैसे तुम्हें पता होगा जब मेयोसिस होता है तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, दोनों पोल को ऐसे पूल होके चले जाते हैं, ऐसे पता है ना तुम्हें, ऐसे पूल होके दूसरा अलग अलग पोल में चले जाते हैं क्रोमोसोम जाके। फिर मेटाफेज में, मतलब एक लाइन में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं एक लाइन में मेटाफेज में। एंड फिर क्या होता है, ये सेंट्रोजोम इसे खींचता है, दोनों तरफ से सेंट्रोजोम खींचते हैं ऐसे। यहाँ पर एक सेंट्रोजोम होगा, यहाँ पर एक सेंट्रोजोम होगा सेल के अंदर, ये खींचते हैं अपने तरफ। ठीक है ना, ऐसे पता है ना या नहीं पता, बताओ। सेल डिवीजन के अंदर तो ये खींचते हैं, तो क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इससे। ठीक है ना। कुछ आधा क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं और कुछ आधा क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं। ठीक है ना। सो मेयोसिस वाला स्टेप में तो वो आधा हो जाता है क्रोमोसोम। व्हाट इज दैट कॉल्ड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना। सो सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग हो जाना, क्रोमोसोम्स यूज टू सेपरेट एंड वो अलग अलग होके दो अलग अलग सेल बनाते हैं। सो व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब ये आता है कि मान के चल रहे हैं जब कोई अलग अलग जीन्स साथ में आते हैं तो पॉसिबल है कि एक क्रोमोसोम या एक जीन क्या होता है, दूसरा से ज़्यादा एक्टिव हो, तो इसे बोलते हैं क्या, डोमिनेंट। इंडिपेंडेंट असर्टमेंट बोलता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता तो कैपिटल टी कभी भी टॉल नहीं दिखाता, क्लिनिकल फीचर आई मीन अपीयरेंस कभी भी टॉल नहीं होता। अगर ये स्मॉल टी के ऊपर डिपेंड करता है तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। कैपिटल टी और स्मॉल टी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट हैव एनी लिंक, दैट्स व्हाट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। सो ये लॉ जो है ना वो 3 लॉ है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असर्टमेंट एंड लॉ ऑफ द डोमिनेंस।
ठीक है, सो दिस आर 3 लॉज ऑफ मेंडल्स थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड डैश, क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्शन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पर रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग बताया था मैंने, याद है किसी को? मैंने 21 क्रोमोसोम को ना ऐसे बताया था ना, क्रोमोसोम 21 का कुछ आधा हिस्सा यहाँ से डिलीट हो जाता है और चला जाता है कहाँ कहाँ, दूसरा कोई क्रोमोसोम के ऊपर जाके लग जाता है, पता है ना? ऐसे करके ये इधर आ गया, यहाँ पे लग गया, ठीक है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये बोल दिया कि क्रोमोसोम 21 और 15 आर दे होमोलोगस, आर दे सेम? नो, दे आर नॉट होमोलोगस। सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे 21 से कहाँ चला गया? 15, ठीक है ना? सो दे आर नॉन होमोलोगस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। बात समझ गए? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं। Yes, sir. ए कपल हैज 2 गर्ल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड गर्ल बेबी इज डैश। एक कपल है, मतलब उनका 2 गर्ल चाइल्ड है। अभी जो नेक्स्ट चाइल्ड होने वाला है उसका क्या चांस है गर्ल बेबी होने का? 100%, 50%, 25%, 12.5%। 50%. कैसे होगा बताओ? So एक तो मेल है 21%. और दूसरा फीमेल है, हाँ या ना बोलो? अगर इसको तुम क्रॉस करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा XX, दूसरा X को फिर क्रॉस कराओ, ये क्या हो जाएगा? XX। Y का क्या पॉसिबिलिटी है XY बनने का? ये हो गया XY. XY, ये वाला हो जाएगा XY। तो यहाँ पे 50-50% का चांस हर टाइम रहता है, हाँ या ना बोलो? तो जब यहाँ पे 2 मतलब 4 को अगर 100% मान के चल रहे हैं तो एक को हम क्या बोलेंगे? 25%, हर एक को 25% बोलेंगे, हाँ या ना? तभी जाके तो 4 होगा ना 100%। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का चांसेस है कितना? 50% फीमेल होने का और 50% पॉसिबल है क्या? मेल होने का पॉसिबिलिटी। तो 50-50 चांस है। तो इसलिए हर प्रेगनेंसी में मेल एंड फीमेल होने का चांस इक्वल है, ठीक है ना? हर प्रेगनेंसी में, तो वो चाहे पहले 5 बच्चे हो, 15 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए गर्ल और बॉय इज 50-50, हाँ या ना बोलो? बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, Yes, sir. सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अलोसोम्स, हेट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड यू क्रोमोसोम्स। What is heterosome? दे आर कॉल्ड एज द अलोसोम्स, ठीक है? दे आर कॉल्ड अलोसोम्स। हेटेरोजोम्स नहीं, हेटेरोक्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है? चलो, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज डैश। डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉ वो फॉलो करता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1, 1:1, 9:3:3:1 एंड 15:1। So 9:3:3:1. Yes, this is 9:3:3:1. मैच द कंडीशन। अच्छा, डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला अगर देखोगे वो क्लास थ्योरी वाला क्लास है, जहाँ पर हम 2 चीज़ को लेके देखते हैं ज़्यादातर। मतलब मान के चलने अगर सीड का शेप है और सीड का कलर को लेके देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा कुछ 9:3:3:1 वाला रेशियो आ जाता है। तो हम वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अभी नहीं जाएंगे, और थ्योरी वाला क्लास में ऑलरेडी है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, वो देख सकते हो। मैच द कंडीशन विथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और लिंकेज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और लिंकेज के हिसाब से मुझे बताओ कि ये वाला कंडीशन कौन सा सही है, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एक्स लिंक्ड है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम 44+ XXY है एंड डाउन सिंड्रोम 44+ XO है। Klinefelter syndrome 44. So C. Klinefelter syndrome. डी डाउन सिंड्रोम बोल रहे हो क्या? 44+XXY. डाउन सिंड्रोम कितना है बताओ? डाउन Sir, सिंड्रोम में C. 47 होगा ना डाउन Sir, सिंड्रोम में, C. क्योंकि ट्राइजोमी है, हाँ है सर। ना? तो ट्राइजोमी मतलब क्या? क्रोमोसोम 21 के लिए 3 क्रोमोसोम होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है? 44+
XO, मतलब ये कौन सा वाला कंडीशन है? दिस इज टर्नर सिंड्रोम, है या ना? 44 प्लस XO मतलब क्या? दिस इज ओ टर्नर सिंड्रोम, जहां पर 45 क्रोमोसोम्स हैं। लास्ट क्लास ये भी मैंने बताया था, टर्नर सिंड्रोम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 45 XO कॉमा दे के लिख सकते हैं, या फिर 44 प्लस XO लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो? दोनों सेम ही बात है, समझ गए? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 47XXY कॉमा दे के, है या ना? या फिर ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XXY, कैसे भी तुम लिखो बात एक ही है, ठीक है? सो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या आता है? लास्ट क्लास मैंने बताया था, ये वाला क्या हो जाता है बताओ? एक मेल है जहां पर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है? सो उसे बोलते हैं 47 क्रोमोसोम है, जो कि सही बात है। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के लिए ये वाला सही नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस X लिंक्ड नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस Y लिंक्ड नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आंसर, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस XXY। कलर ब्लाइंडनेस बताओ मुझे, कौन सा वाला डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, X लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव, क्या है बताओ? जल्दी बताओ। रिसेसिव से एक्स लिंक रिसेसिव। X लिंक्ड पता है, बता दो दोबारा फिर। X लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव डोमिनेंट। और कलर ब्लाइंडनेस इज X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है ना? याद रखना। X लिंक्ड डोमिनेंट में क्या आता है बताओ? डर आता है ना। विटामिन डी, जल्दी बताओ। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, अल्पोर्ट सिंड्रोम है, रेट सिंड्रोम है, ठीक है ना? वो तो नहीं आता है ना कलर ब्लाइंडनेस, वो आ जाता है क्या? X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं। ट्राइसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड एज व्हाट? सर डी। कौन सा वाला? सो डाउन सिंड्रोम। सर डी डाउन सिंड्रोम। यस, वेरी गुड। अदरवाइज कॉल्ड एज मंगोलियन सिंड्रोम, ठीक है? डाउन सिंड्रोम। Genes present on the same locus but having different expressions are called as multiple alleles, polygenes, oncogenes, and codominants. कॉम्बिनेशंस। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं ये हो गया हमारा क्रोमोसोम 1, ठीक है? ये हो गया क्रोमोसोम 1, एंड क्रोमोसोम 1 के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमारा हाइट को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर जीन है। एक फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं क्रोमोसोम 1 का इतना हिस्सा में, एक मेंबर का इतना हिस्सा के अंदर क्या है? कैपिटल T है, ठीक है? जो कि हमारा हाइट को लंबा करने के लिए होगा। और दूसरा है मान के चल रहे हैं यहाँ पर कैपिटल T है, तो हम क्या बनेंगे? टॉल बनेंगे या डॉर्फ बनेंगे बताओ? टॉल बनेंगे। टॉल बनेंगे, ठीक है ना? मान के चल रहे हैं यहाँ पे अगर कैपिटल T ना होके फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं यहाँ पे स्मॉल t है, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइट बताओ? टॉल होगा या डॉर्फ होगा बताओ? टॉल। टॉल होगा। इसका मतलब क्या? सेम जीन का लोकस है एक क्रोमोसोम का। अगर मान के चलो यहाँ से जितना दूर ये कैपिटल T है, यहाँ से टिप से उतना दूर में वही स्मॉल t के लिए जीन होगा या हाइट के लिए जीन होगा। इसे बोलते हैं लोकस। सो हाइट के लिए जो जीन है वो दोनों क्रोमोसोम का सिमिलर जगह पे होगा, ठीक है? लेकिन ये हाइट के लिए जो जीन है वो हो सकता है कैपिटल T का हो या फिर स्मॉल t का हो, समझ गए? तो इसीलिए कैपिटल T स्मॉल t ये दोनों अलग अलग वैरायटी का जीन है, पर दे यूज टू डिटरमाइन सेम थिंग, क्या? हाइट, समझ गए? अगर मान के चल रहे हैं हमारा कॉर्निया का हाइट का, कॉर्निया का जो कलर है, क्या आइरिस का जो कलर है वो हो सकता है किसी का ब्लू हो, किसी का ब्लैक हो, किसी का ब्राउन हो, ठीक है ना? और सबके लिए मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जो कि हमारा आँख का जो आइरिस है उसका कलर डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना? तो ब्राउन के लिए मान रहे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कैपिटल B ब्राउन के लिए, ठीक है ना? अगर ब्लू के लिए स्मॉल b लिख दिया,
और मान के चल रहे हैं अगर ब्लैक है तो फिर बीटा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों का जो जीन है वो एक ही जगह पे है, ठीक है ना, यहाँ पर है। 3 डिफरेंट वैरायटी का जीन है, लेकिन वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? कलर ऑफ द आइरिस, कलर ऑफ आइरिस। तो इसे क्या बोलते हैं? हालांकि ये तीनों कलर डिटरमाइन करते हैं अलग अलग कलर, बट दे यूज टू डिटरमाइन सेम थिंग, क्या? आइरिस का कलर। हालांकि इनका रहने से, अलग अलग रहने से वो कलर अलग हो जाता है, लेकिन किसका कलर अलग होता है? बस आइरिस का। तो यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, वो है आइरिस का कलर, लेकिन इनका एक्सप्रेशन अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, मतलब सेम लोकेशन पर ये जीन्स अवेलेबल होता है, बट दे हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। मतलब मान के चलो ये हो गया जिसका ब्लू ये डिटरमाइन करता है ब्लू, या फिर ये मान के चल रहे हैं ब्लैक करता है, ये मान के चलो ये ब्राउन करता है, ठीक है ना। तो ये ब्लू आई करता है, ये ब्लैक वाला, ये ब्राउन वाला कराता है। तो हालांकि ये अलग अलग कलर कराते हैं पर एक ही चीज़ का कराते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन जीन जो है ना वो सेम जगह पे है, समझ गए? इसे क्या बोल रहे हैं? दिस आर कॉल्ड मल्टीपल एलीलीज। क्या बोलेंगे इसको? दिस आर कॉल्ड मल्टीपल एलीलीज या मल्टीपल जीन्स, समझ गए? हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एन ओ ग्रुप चाइल्ड कैनॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया बताने के लिए रिगार्डिंग द कोडोमिनेंस, ठीक है। व्हाट इज कोडोमिनेंस? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी आता है ना, उस टाइम पे क्या होता है बताओ? उस टाइम पे प्लांट जो है वो क्या बनता है? टॉल बनता है, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन? ये कैपिटल टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टॉलनेस का वो दिखाता है, हाँ या ना। सो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है, हाँ या ना बोलो? समझ गए ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में तो ये डोमिनेंट होता है और ये वाला रिसेसिव, am I राइट? हाँ या ना बोल दो। अगर मैं बोल दूं एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, अगर मैं बोल दूं एबीओ ब्लड ग्रुप है और मान के चल रहे हैं यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम 9 है, क्रोमोसोम 9 के ऊपर तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं ये वाला हो गया पी आर्म एंड ये वाला हो गया क्यू आर्म। क्यू आर्म के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए तो जीन्स हैं, ठीक है ना। मान के चल रहे हैं यहाँ पे अगर आई ए है और यहाँ पे आई ओ है तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप? बताओ बताओ जल्दी से। यहाँ पे आई ए और ये वाला क्रोमोसोम के ऊपर आई ओ है तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप? बताओ। ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, एफ क्या बनेगा? बताओ। सर ए बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो? अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर एक क्रोमोसोम के ऊपर मान के चल रहे हैं आई ए है, आई बी है, दूसरा है आई बी, तो क्या बनेगा बताओ? बी बनेगा, ब्लड ग्रुप बी बनेगा, हाँ या ना बोलो? तभी मुझे ये बताओ, अभी मुझे ये बताओ फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल दूं कि अगर यहाँ पे आई बी है और यहाँ पे आई ओ है तो क्या बनेगा? बी बनेगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये बताओ ये दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है? बी डोमिनेंट है और रिसेसिव है। बी डोमिनेंट और रिसेसिव। बढ़िया, वेरी गुड। अभी यहाँ पे मान के चल रहे हैं अगर यहाँ पे आई बी है और ये वाला आई ए है तो क्या बनना चाहिए? ए बी बनना चाहिए। ए बी बनेगा। अभी मुझे बताओ इनमें से कौन सा डोमिनेंट है? सर दोनों ही डोमिनेंट है। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। समझ गए ना बात? तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई डोमिनेंट है नहीं, समझ गए? यहाँ पे क्या है बताओ? आई ए इज इक्वली एक्टिव एज आई बी, समझ गए? हाँ या ना बोलो? व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस।
बात समझ गए? हाँ या ना बोल दो। यस सर, यस सर। चलो सर, एबीओ ब्लड Yes, ग्रुप sir. के अंदर अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तुम देखोगे ना, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक डोमिनेंट या रिसेसिव नेचर का नहीं है। तो क्या है बताओ? दिस इज कॉल्ड को डोमिनेंस इन नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये याद रखने वाला चीज है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। एन ओ ग्रुप चाइल्ड कैनॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन पूछा, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ, तो इनमें से कौन सा पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? ऐसा पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी एंड बी नहीं हो सकता, ए एंड बी नहीं हो सकता, या ओ ओ नहीं हो सकता, या ए बी एंड ओ नहीं हो सकता। मतलब ये सिंपल से पूछा कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है पेरेंट्स का जहां पर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, बताओ। देखने से पता चल जाता है। सर बी एंड बी 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 आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या होगा बताओ? बी सर। सर ए होगा, बी एंड बी। बी एंड बी। अच्छा, बी एंड बी को देखो एग्जामिन कर लेते हैं। बी ओ और नीचे वाला बी ओ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी ग्रुप बनेगा। यहाँ पर बी ग्रुप बनेगा, सर, यहाँ पर बी, यहाँ पर ओ ग्रुप। am I right? group. हाँ या ना बोल दो। यस सर, यस सर। ए एंड बी होगा सर। ए एंड बी ये वाला। अच्छा, सर, ए ओ ले लो और यहाँ पे क्या ले लो? बी ओ ले लो। क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला ए बी होगा, यहाँ पे ओ होगा ना डेफिनेटली। सर एक बी ओ बी आंसर होगा सर। सिंपल सा है, तुम ए बी ले लो इधर और इधर ओ ओ ले लो। अभी कभी भी ओ बन सकता है क्या इसमें? नो सर, ए एंड बी होगा। समझ गए बात? सर, हाँ या ना B बोलो। आंसर हो गया। कभी भी Yes, ओ बन सकता है ये Yes, वाला sir, कंडीशन yes, में। sir. यहाँ Yes, पर ए sir. बनेगा, बी बनेगा, ये बनेगा, बी बनेगा। ए सिंपल। यहाँ पे ओ नहीं बन सकता। समझ गए? जहां पर ए बी ग्रुप आ गया, ए बी ग्रुप में कभी भी ओ ग्रुप नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? चलो, तो ये हो गया आंसर ऑप्शन डी। इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए हैज डैश। ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन ए, बी एंटीबॉडी सी। एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। जीन्स एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस स्टेट आर डैश। डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, म्यूटेटेड। होमोजाइगस मतलब समझ रहे हो क्या? होमोजाइगस एंड दूसरा बोलते हैं हेटेरोजाइगस स्टेट। हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस के बीच में डिफरेंस मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी या स्मॉल टी, दिस आर कॉल्ड होमोजाइगस स्टेट। दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अगर हेटेरोजाइगस बोलें, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम का यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी है, तो ये अलग अलग हो गया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड हेटेरोजाइगस स्टेट। समझ गए? तो यहाँ पे बोला कि एक जीन है जो कि सिर्फ एंड सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही आता है, हेटेरोजाइगस में नहीं आता। उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं या रिसेसिव बोलते हैं, कोडोमिनेंट या म्यूटेटेड बोलते हैं? डोमिनेंट। डोमिनेंट। अच्छा, Dominant. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो Codominant. कैपिटल टी ये क्या होगा बताओ? टॉल बनेगा, ठीक है ना। तो ये होमोजाइगस स्टेट में जीन एक्सप्रेशन हुआ, ये टॉल होगा। बढ़िया, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल दूं स्मॉल टी, ये क्या होगा? स्मॉल होगा, ड्वार्फ होगा। हाँ या ना, ये भी बढ़िया, क्योंकि ये होमोजाइगस स्टेट में ड्वार्फ आता है, ये होमोजाइगस स्टेट में टॉल आता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीच वाला लाना पड़ेगा। क्या? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी क्या बनेगा बताओ? टॉल बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? हेटेरोजाइगस स्टेट में कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है? डोमिनेंट वाला का या रिसेसिव वाला का? डोमिनेंट का। ये वाला डोमिनेंट का आता है, हाँ या ना बोलो। सो डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कौन सा वाला स्टेट में? हेटेरोजाइगस स्टेट में, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा? इसका मतलब है डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो हेटेरोजाइगस स्टेट में भी आता है एंड होमोजाइगस स्टेट में भी आता है। लेकिन रिसेसिव का हेटेरोजाइगस स्टेट में आता है क्या?
स्मॉल टी का हेट्रोजाइगस स्टेट में आता है क्या? हाँ या ना बोलो। नहीं सर। नहीं। स्मॉल टी का कब आता है बताओ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का? ओनली सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? सो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? आंसर इज रिसेसिव। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना है बस। ठीक है, होमोजाइगस स्टेट मैंने पहला वाला क्लास में ही बोला था, सिंगल डोज डबल डोज वाला क्लास, है या ना बोलो। सो डबल डोज मैंने बोला था डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सिंगल डोज में भी आता है एंड डबल डोज में भी आता है, जो कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट है। ये बनेगा क्या? टॉल। ठीक है ना। और ड्वार्फनेस जो है ना वो सिर्फ एंड सिर्फ डबल डोज में आता है या होमोजाइगस स्टेट में आता है, जो कि सिर्फ एंड सिर्फ ड्वार्फनेस दिखाएगा। हेट्रोजाइगस स्टेट में रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्मॉल टी का है या ड्वार्फनेस का है वो कभी नहीं आता। ठीक है ना। तो बस होमोजाइगस स्टेट या डबल डोज में रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द साइंस ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज डैश। वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जेनेटिक्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड? जेनेटिक्स। अच्छा थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ना पहले समझ लो। ये बोलता है साइंस है जो ह्यूमन रेस का या ह्यूमन सोसाइटी का भलाई के लिए, बेटरमेंट के लिए, वेलबींग के लिए जेनेटिक्स को एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अप्लाई करता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अप्लाई करता है कि ह्यूमन रेस में अच्छा लोग बने आगे जाके, वो साइंस को अप्लाई करके करता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? जेनेटिक्स, यूजेनिक्स या यूफेनिक्स या यूथेनिक्स? तुम्हें पता है क्या डार्विन का नाम पता है? डार्विन का नाम पता है? डार्विन को नहीं पता? इवोल्यूशन का थ्योरी जिन्होंने दिए थे, इवोल्यूशन का डार्विन एंड डेविस। ठीक है ना। डार्विन का एक कॉजन है, कॉजन का नाम है क्या? सर फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन एक दिन बैठे थे, उनका दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, दुनिया में जितने जो रोगी लोग होते हैं, जितना मतलब पागल लोग होते हैं, उनको हटाते हैं। बस दुनिया में क्या रहेंगे? हेल्दी लोग बचेंगे, जिनका जीन ठीक है, हेल्दी है। तो आगे जाके सोसाइटी में ना कोई गंदा आदमी बनेगा या फिर कोई रोगी बनेगा, तो ऐसा कोई नहीं बनेगा। बस हम छान के रखेंगे, वैसे हेल्दी जीन वाले लोगों को रखेंगे, तो दुनिया में आगे जाके लोग बस हेल्दी ही बनेंगे। तो उनका दिमाग में ये आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक शुरुआत किया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट का नाम था यूजेनिक्स। क्या था बताओ? यूजेनिक्स। तो फ्रांसिस गाल्टन जो कि डार्विन्स का कॉजन है, वो यूजेनिक्स नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किए। मतलब वो सारे मतलब गवर्नमेंट को, मतलब एक मोमेंट ऐसा आया था कि यूएसए देन क्या बोलें, जैसे ब्रिटिश कंट्रीज़ और बाकी यूरोप वगैरह, वो सारे कंट्रीज़ फंडिंग करने लगे गाल्टन को कि ये थ्योरी को, मतलब ये प्रैक्टिस कराओ, ये साइंस को प्रैक्टिस कराओ, सो दैट हमारा पूरा दुनिया में सिर्फ एंड सिर्फ हेल्दी लोग रहेंगे। तो ऐसे करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किए, कि आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए कि हर एक जगह में कौन कौन है जो लोग अच्छे हैं, उनका जीन का टेस्ट किया जाता था। कौन कौन है जो कि पॉवर्टी लोग हैं, जो बिलो मतलब पुअर लोग हैं, कौन है जो कि मेंटली रिटायर्ड हैं या मेंटली जो अनस्टेबल हैं। ठीक है ना। तो ये मानते थे अगर कोई गरीब है तो उसका जीन में कोई खराबी है, इसलिए वो गरीब है। अगर कोई मेंटली मतलब अनस्टेबल है तो वो भी जीन के वजह से होता है। तो वैसे लोगों को वो पकड़ के, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता था, वैसे वाले लोगों को ये पकड़ के लेके आते थे जो पागल हैं या फिर कोई गरीब है, उनको पूरा रास्ते से पकड़ के उठा के लेके आते थे और स्टेरिलाइज कर देते थे, सो दैट वो आगे जाके कभी भी बच्चा पैदा ना कर पाए। तो वैसे मूवमेंट चला था। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? यूजेनिक्स मूवमेंट। तो वो मूवमेंट में ये सारे गरीब लोग, सारे जो पागल लोग हैं, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती
गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेरिलाइज कर दिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मतलब बुरा हालत हो गया था पूरा यूएसए वगैरह में, जहाँ पर मोर देन 60,000 लोगों को ऐसे स्टेरिलाइज किया गया था। और बाद में ये इंडिया कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया है और नहीं किया था कभी भी, और बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट आया कि इसे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एवरीथिंग। सो धीरे धीरे ये बंद होना शुरू हुआ। पर एनीवेज वो उस टाइम के दौरान जब सर फ्रांसिस गाल्टन थे, वो उस टाइम के दौरान ये ज़बरदस्त चल रहा था ये यूजेनिक्स वाला मूवमेंट, जहाँ पे पकड़ के वो स्टेरिलाइज कर देते थे। और जिन लोगों का हेल्दी जीन था उनको जानबूझ के उनको रिलेशन बनाने के लिए छोड़ा जाता था कि हाँ ये मतलब अच्छा से जाके दुनिया में जो बच्चा पैदा करेंगे वो हेल्दी बनेंगे। तो ऐसा वाला मूवमेंट चल रहा था, दैट वाज कॉल्ड यूजेनिक्स मूवमेंट। ठीक है ना, बात समझ रहे हो अभी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी ना? सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दिस कॉल्ड यूजेनिक्स मूवमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब इसमें बहुत कुछ है, तो हम मतलब टाइम मतलब मिलेगा कभी तो इसके ऊपर जिक्र करेंगे, पर अभी के लिए मतलब इतना काफ़ी है। यूजेनिक्स इज एनफ, मतलब जितना मैंने एक्सप्लेन किया अभी के लिए। पॉइंट म्यूटेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? सिकल सेल एनीमिया, क्राई डू चार्ट, डाउन सिंड्रोम एंड नाइट ब्लाइंडनेस। शायद तुम्हें ये म्यूटेशन का बात पता नहीं है क्योंकि हमने लेकिन मैंने ये बताया हुआ है, कहाँ पर मैंने बताया हुआ है, एक थ्योरी वाला क्लास में म्यूटेशन के रिगार्डिंग। डाउन सिंड्रोम नहीं, डाउन सिंड्रोम एक पॉइंट म्यूटेशन वाला केस नहीं है। दिस इज ए कंडीशन जहाँ पर नंबर में प्रॉब्लम आता है, जैसे एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन बोलते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, एक एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है ना, एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन मैं बताता हूँ ये क्या है। स्ट्रक्चरल मतलब ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। लेट मी शो यू कि एक्चुअली जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होता है, क्रोमोसोमल अनोमली, तो ये दो तरह का होता है। ठीक है ना, एक है स्ट्रक्चरल अनोमली या अबनॉर्मलिटी, दूसरा न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल और दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम और क्राई डू चार्ट ये सारे आते हैं ना, वो कौन सा वाला कंडीशन में आते हैं? न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी के अंदर। सो न्यूमेरिकल मतलब नंबर में कुछ गलती होना, स्ट्रक्चरल मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होना, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मान के चलते हैं हमारा बॉडी के अंदर ना 46 नंबर का क्रोमोसोम है, अगर ये हो गया 45 या फिर हो गया 47 या 48, तो इसे क्या बोलेंगे? नंबर में गड़बड़ी होना। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल मतलब क्या? हमारा बॉडी के अंदर 46 मतलब 46 होगा, मान के चलने जैसे मैंने क्या बोला, ये 46 तो है पर कुछ पार्ट क्या हो गया? डिलीट हो गया। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्ट्रक्चरल अनोमली। नंबर सेम ही है, समझ रहे हो बात? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. So chromosomal abnormality can be classified as numerical and structural anomaly. तो न्यूमेरिकल अनोमली के अंदर क्या आता है? न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी के अंदर दो तरह का आता है। क्या? एक है एन्यूप्लॉइडी, दूसरा पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या? एक फॉर्मूला इसका है 2n ± 1 या फिर 2n ± 2 या फिर ये सब बोल सकते हो 2n ± 3 ऐसे करके। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या? 3n 4n 5n ऐसा करके कोई आता है, तो इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मान के चलते हैं 2n मतलब हमारा क्या होता है, क्योंकि दो सेट का क्रोमोसोम हमारा होता है, जैसे कि मान के चलो 1 to 23 हुआ, फिर 1 to 23 हुआ, तो एक सेट को हम n मानते हैं, दूसरा सेट को फिर दो हम n मानेंगे, तो ये कितना हो गया? n + n = 2n। इसका मतलब है 2n = 46। ठीक है ना, 23 + 23 ये हो गया 2n = 46। 2n ± 1 का मतलब है क्या? 46 ± 1। इसका मतलब 46 के साथ अगर +1 कर दो तो 47। एग्जाम्पल जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ, या फिर 46 - 1 कर दो 45 जो कि टर्नर सिंड्रोम हुआ। ठीक है ना, 47 जो कि जैसे 47, XXY जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर 45,
एक्सो टर्नर सिंड्रोम है, वो सारे होते हैं जो कि अन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन। वैसे डाउन सिंड्रोम क्या होगा, इसमें 47 नंबर का होता है, ठीक है ना। व्हाट इज दैट कॉल्ड अन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन, ठीक है ना। क्राइडू चार्ट में क्या होता है, सेम नंबर का क्रोमोसोम है बट इसमें कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, बट दिस इज नॉट पॉइंट म्यूटेशन। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट। स्ट्रक्चरल अनोमली में क्या आता है, स्ट्रक्चरल अनोमली में क्या आता है, स्ट्रक्चरल अनोमली में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनोमली में क्या क्या चीजें आता है, स्ट्रक्चर, अच्छा पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन मैंने नहीं बताया। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया 3n हो गया, 4n हुआ, 5n हुआ, ऐसे करके। तो n मतलब क्या मैंने बोला, n इक्वल टू 23, ठीक है ना। सो 3 इंटू 23 क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू 69। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 1 टू 23 तक एक हो गया क्रोमोसोम, दूसरा 1 टू 23 तक 1 सेट हो गया, नेक्स्ट सेट। तो हमारा मान के चल रहे हैं एक जो सेल के अंदर कितना हो गया, यहाँ पे 46 हो गया। लेकिन मान के चलो अगर क्रोमोसोम 1 के लिए 2 होना चाहिए पर ये 3 हो गया, हर एक क्रोमोसोम के लिए अभी क्या हो गया, 3 क्रोमाटिड हो गया, तभी क्या होगा, हर एक के लिए 3 सेट बनेगा। क्रोमोसोम 1 के लिए 3 है, हाँ, जहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ऐसे करके हर एक के लिए अगर 3 बन जाता है तो क्या होगा, क्रोमोसोम 1 के लिए 3 होगा, क्रोमोसोम 2 के लिए 3 क्रोमाटिड्स होगा, वैसे करके हर एक के लिए क्या होगा, 3 करके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 69 क्रोमोसोम। इज इट नॉर्मल, डू यू थिंक इट इज नॉर्मल? No, sir. No, sir. This is not normal. What is this condition called? This is called polyploidy, ठीक है। अभी वो म्यूटेशन वाला क्लास देखोगे वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन वाला क्लास अगर देखो तो इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन 2 चीज़ आता है। स्ट्रक्चरल एनोमली में अगर पढ़ें तो फ्रेम शिफ्ट एक है पॉइंट म्यूटेशन के अंदर, एंड दूसरा पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। सो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या आता है, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आएगा डिलीशन या फिर इंसर्शन, ठीक है ना। सो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर एक्चुअली अगर बात करें तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर डिलीशन एंड मतलब ये आता है। एग्जैक्टली अगर बात करें पॉइंट म्यूटेशन के अंदर बहुत कुछ आता है एक्चुअली। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कुछ बुक्स हैं जहां पर ऐसे बोला गया कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ऐसा बोला गया, और एक बोला गया इन ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन करके, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन, ठीक है। सो ये पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आता है। तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आ जाएगा ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन, और एक आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो भी आता है। कुछ बुक्स में ऐसे बताया गया कि पॉइंट म्यूटेशन को अलग कर दिया, पॉइंट म्यूटेशन को बोल दिया ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन, और एक बोल दिया कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ऐसे याद रखो, अच्छा होगा। पॉइंट म्यूटेशन को ऐसे याद रखो, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को ऐसे याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, जो कि स्ट्रक्चरल एनोमली का 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक है न्यूमेरिकल एनोमली जो कि एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन है, दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनोमली, स्ट्रक्चरल जहां पर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे याद रखो, एक है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तुम्हें ये आसानी होगा याद रखने में। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर 2 चीज आता है, क्या, एक है ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्सन। फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या आता है, इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा म्यूटेशन वाला क्लास समझने के लिए हर एक को, और ये भी समझना पड़ेगा कि पायरिमिडाइन या प्यूरिन बेस क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो अभी पूरा कंप्लीट टाइम हमारे पास है नहीं कि मैं पूरा मैं समझा दूं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। यहाँ पे ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन क्या होता है, ठीक है। सो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन म्यूटेशन एंड एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो सारे क्या होते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को पहले शुरू करते हैं।
फ्रेम शिफ्ट थोड़ा सा आसानी होगा तुम्हें समझने के लिए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये ABATCG ऐसे करके सारे कोडिंग्स हैं, ऐसे करके क्रोमोसोम का सारा कोडिंग्स हैं, ठीक है। गैप्स थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखना कि जस्ट गिव ए मिनट, इसको मैं थोड़ा येलो बना देता हूँ, थोड़ा आसानी होगा तुम्हें समझने के लिए। अगर मैं कुछ चीज़ यहाँ से डिलीट करता हूँ, मान के चलो ये T को मैं डिलीट करता हूँ, तो ये कैसे मूव हुआ बताओ? कहाँ पर मूव हुआ? लेफ्ट या राइट मूव हुआ बताओ? Am I ऑडिबल? लेफ्ट से। यस सर। तो ये पहले क्या था? कैपिटल T ऐसे था, Yes. ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या किया? एक डिलीट किया, तो वो कंप्लीट क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कंप्लीट येलो वाला फ्रेम है ना, वो क्या हो गया बताओ? शिफ्ट हो गया, हाँ या ना बोलो। अगर मान के चलो मैं इधर A लिखता हूँ, ठीक है, A को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? कंप्लीट आगे जितने भी कोडिंग्स है वो सारा कोडिंग क्या हुआ? शिफ्ट हो गया ना, हाँ या ना बोलो। अगर मैं इधर Yes, sir. एक कोडिंग इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट कर रहा हूं मान के चलो, ये क्या हुआ? कंप्लीट आगे जितने भी कोडिंग है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, हाँ या ना बोलो। देख रहे हो? यस सर। यस समझ रहे हो? अगर Yes, मैं sir. कोई एक डिलीट करता हूं या कुछ इंसर्ट करता हूं तो वो कंप्लीट फ्रेम चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। बात समझ रहे हो क्या? यस सर। सो फ्रेम शिफ्ट क्यों बोला जाता है बताओ? क्योंकि ये कंप्लीट फ्रेम को शिफ्ट कर देता है, इधर लेफ्ट या राइट को। हमें पता है 3 कोडिंग को लेके क्या बनता है बताओ? एक अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है 3 कोडिंग को लेके, ठीक है। अगर मान के चलो पहला वाला ATC है, नेक्स्ट है GAT, नेक्स्ट है CGA, नेक्स्ट है TTT एंड नेक्स्ट है ATA। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये A को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी क्या ATA का बनेगा कोड? नहीं ना, अभी क्या हुआ? TAT हो गया, हाँ या ना बोलो। पहले क्या था? ATA था। Yes, sir. अभी जैसे मैंने A को यहाँ से डिलीट कर दिया तो क्या हो गया? TAT। अब ये पूरा क्या होगा? आगे पूरा सारा कोडिंग चेंज हो जाएगा। मान के चलो ATA अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे देखो, ये वाला पहले क्या होगा? ये बनता है TTT को लेके, ये होता है TTC, ये वाला होगा CCC, नेक्स्ट होगा GGG। ये आसानी होगा। अभी मान के चलो ना मैं यहाँ पे किसी एक को डिलीट करता हूँ, आगे पूरा ये एक को मैं डिलीट किया तो आगे पूरा क्या हो गया? पूरा कोडिंग चेंज हो गया, हाँ या ना बोलो। ये पहले ATA था, TAT हो गया, TTT था, अभी TTT है, नेक्स्ट था CCC, अभी क्या हो गया? TCC, नेक्स्ट था CCC, ये हो गया CCG। आगे पूरा कोडिंग चेंज हो जाता है, समझ गए? इधर मैं कुछ डिलीट करूं या कुछ इंसर्ट करूं, ये आगे पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, आगे जितना भी कोडिंग होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बात समझ गए? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. समझ गए? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर मैं एक भी कोडिंग यहाँ से छेड़खानी करता हूँ, पूरा कंप्लीट आगे जितना भी फ्रेम है, जो जितना भी कोडिंग है, वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर 2 चीज़ आता है। क्या बताओ? एक है इंसर्शन, कोई एक कोड को या बेस को यहाँ पे इंसर्ट करो या डिलीट करो, समझ के? दोनों केस में क्या हो जाता है बताओ? फ्रेम कंप्लीटली, जल्दी बताओ, क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, समझ गए? हाँ या ना बोलो। Change होता है। Yes, sir. वेरी गुड। इसीलिए यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट बता दो मुझे। No, sir. चलो, सो नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं ये बोल दूं इन्वर्शन एंड
ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन म्यूटेशन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन, किसी को पता है क्या ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन म्यूटेशन क्या है? बताओ मुझे, ये बताओ मुझे पहले पायरिमिडाइन रिंग क्या क्या होते हैं? लास्ट क्लास मैंने बताया था। और प्यूरिन बेसिस क्या क्या होते हैं? पायरिमिडाइन का क्या क्या होते हैं एंड प्यूरिन बेसिस क्या होते हैं? एडेनाइन, गुआनाइन। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं बताओ? ये हो जाते हैं पायरिमिडाइन। एंड प्यूरिन बेसिस क्या क्या हो जाते हैं बताओ? प्यूरिन बेसिस क्या क्या होते हैं? कट मैंने बताया था। ये एक्चुअली में पायरिमिडाइन में ये नहीं आता है। पायरिमिडाइन में क्या आता है बताओ? कट आता है, कट। एंड प्यूरिन में क्या आ रहा है बताओ? एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडाइन का देखो वर्ड का नंबर देखो, प्यूरिन से ज्यादा ही है कम? बताओ। ज्यादा है। तो यहाँ पे कट किसके साथ आएगा? कट के अंदर ना टोटल तो हमारे पास 5 लेटर्स हैं, AGCUT। तो कट किसके साथ आएगा? ज्यादा नंबर का लेटर जिसके अंदर है। समझ रहे हो क्या? अब यहाँ पे AG 2 ही है, वो किसके साथ आएगा? प्यूरिन के साथ। ट्रिक है याद रखने के लिए, समझ गए? अगर मैं ये बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कोडिंग है ATCGGCT ऐसे करके है। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं T को ना क्या कर दूं, इसको रिप्लेस कर दूं और ये लिखूं, एक T के जगह C लिख दूं, ठीक है, और बाकी जैसा है वैसे लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पहले जो ट्रिपलेट कोडन बन रहा था ATC को लेके, अभी ये क्या बनेगा? SC। बाकी जो है वो सेम ही होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो जाता है? वो पूरा अलग हो जाता है। यहाँ पे बस क्या होगा? एक ही जगह पे चेंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। बस एक ही जगह पे चेंजेस होना, पूरा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ पे क्या हो गया? बस एक रिप्लेस हो गया, T के जगह C हो गया, ठीक है ना? तो T क्या है बताओ? T इज योर पायरिमिडाइन, और C क्या है बताओ? एक पायरिमिडाइन है ना? बोलो। सो देयर इज अ चेंज बिटवीन द पायरिमिडाइन बेस टू अनदर पायरिमिडाइन बेस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन क्योंकि सेम ग्रुप के अंदर हुआ। अगर प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में होता तो बोलते ट्रांजिशन म्यूटेशन, पायरिमिडाइन के बीच में हुआ तो बोल देंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। अगर ये इंटर ग्रुप होता, मतलब पायरिमिडाइन टू प्यूरिन, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते यहाँ पे C के जगह में अगर ये लिख दूं A, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया बिटवीन T है पायरिमिडाइन ग्रुप एंड A हो गया कौन सा वाला ग्रुप बताओ? प्यूरिन वाला ग्रुप, है ना? बोलो। ये हो गया प्यूरिन वाला ग्रुप। अब ये वाला म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड, जल्दी बताओ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। ठीक है ना? ट्रांसवर्सन म्यूटेशन। अभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता था। अभी देखो कैसे चेंजेस होता है। मान के चलो TCAGCCGGA ऐसे करके है, ठीक है? अभी मुझे बताना ये कौन सा वाला म्यूटेशन है और तुम्हें याद रखना है ये वाला, ठीक है? मुझे बताओ कहां पर चेंजेस हुआ? सर G पे A आया है, गुआनाइन पे एडेनाइन ने आया है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये 3 ट्रिपलेट कोडन को लेके एक अमाइनो एसिड बनेगा। ये वाला तो बनेगा ट्रिपल, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 3, ठीक है ना? देखो चेंजेस कहाँ पर हुआ है? बस एक जगह पे। क्या हो गया बताओ? ये वाला G के जगह क्या हो गया? गुआनिन के जगह एडेनिन हो गया, हाँ या ना? बोलो। अब ये वाला कौन से टाइप का म्यूटेशन है बताओ? ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है? अब ये क्या, ये बाकी आगे या पीछे, ये जगह को छोड़ के आगे या पीछे कोई चेंजेस होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता तो आगे सारा क्या हो जाता? चेंज हो जाता, ठीक है ना? ये ट्रांजिशन या ट्रांसवर्स म्यूटेशन में चेंजेस नहीं होता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ओनली पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट म्यूटेशन। तो इसलिए म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन मतलब चेंज इन द जेनेटिक कोडिंग। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? बोलो। म्यूटेशन में क्या होता है? जेनेटिक कोडिंग में चेंज हो जाता है।
सो म्यूटेशन मतलब क्या? Change. Yes, sir. परमानेंट, याद रखना, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। समझ रहे हो ना? तो ये हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन हो, या फिर ये हो सकता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। यस सर। चलो, तो सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? ये पॉइंट म्यूटेशन है, जहाँ पर क्या होता है एक कोडिंग बस चेंज हो जाता है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिकल सेल एनीमिया। अगर क्राइडू-चार्ट सिंड्रोम देखोगे, ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, देयर इज अ डिलीशन इन द पी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। पूरा पी आर्म, पूरा क्रोमोसोम 5 डिलीट हो जाता है। इज इट अ पॉइंट म्यूटेशन? नो नो सर। सर। नो। ठीक है ना? No, चलो। sir. सो आगे बढ़े, सिकल सेल एनीमिया एक ही है जहां पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज एसोसिएटेड विद पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम मतलब क्या? पटाउ सिंड्रोम मतलब क्या? ट्राइजोमी 13, इसे क्या बोलते हैं? पटाउ सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम। ट्राइजोमी 18 को क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। Edward syndrome. ठीक है ना? और पटाउ सिंड्रोम मतलब क्या? क्रोमोसोम 13 का 3 होना। अब ये पटाउ सिंड्रोम में मोस्ट कॉमनली कौन सा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज आता है? ये क्वेश्चन पूछा। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वीएसटी। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है इन डाउन सिंड्रोम विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी एलिवेटेड। ये देखो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास बताया था, जहां पर हम 11 to 13 वीक्स के बीच में मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं? जो जल्दी बताओ क्या करते हैं? ट्रिपल स्क्रीनिंग या फिर क्वाड स्क्रीनिंग किया जाता है 14 वीक्स के अराउंड। इन डाउन सिंड्रोम विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी एलिवेटेड। यहाँ पे ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या क्या आता है? एक है MSFP, बीटा ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रायोल आता है, और क्वाड स्क्रीनिंग में साथ में क्या ऐड हो जाता है बताओ? इनहिबिन ए, Inhibin A. जो कि क्वाड स्क्रीनिंग में आता है। ये क्वेश्चन पूछा कि अगर डाउन सिंड्रोम है, ये तीनों में से किसका लेवल बढ़ेगा? ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा, तो आंसर क्या होगा? बीटा ECG। आंसर इज बीटा HCG। ठीक है, Beta लेट मी शो HCG. यू कि कौन सा कंडीशन में क्या होता है। अगर ट्राइजोमी 18 है, ठीक है ना, ये क्वाड स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग है। MSCP मतलब मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ये बीटा ह्यूमन कोरियनी गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रायोल एंड इनहिबिन ए। तो ये क्वाड स्क्रीनिंग या क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा HCG, एस्ट्रायोल वो सारे कम हो जाते हैं। कौन सा वाला कंडीशन में? ट्राइजोमी 18 वाला कंडीशन में। ट्राइजोमी 21 में सारे कम होते हैं, एक बढ़ता है। क्या? ट्राइजोमी 21 में वो है बीटा HCG। एनटीडी अगर देखोगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो इसमें बढ़ता है बस क्या? मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। लेट मी शो यू अगेन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी मुझे बताओ एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एडवर्ड में क्या होता है? एडवर्ड में क्या होता है? देखो Sir, MS. ट्राइजोमी 13। ट्राइजोमी 18 मतलब एडवर्ड ना। अभी क्या होता है बताओ? हर एक यहाँ पे कम होता है। क्या क्या बताओ? बीटा HCG एंड मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, यहाँ पे HCG, MSFP. और ये वाला जल्दी बताओ, ये है एस्ट्रायोल। ये तीनों कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें डाउन सिंड्रोम वाला केस में क्या होता है बताओ? मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन कम, बीटा HCG ज्यादा होता है, एस्ट्रायोल कम। हाई ज्यादा होता है। ठीक है ना। और एक आता है Estradiol एनटीडी कम। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पर बस ज्यादा होता है तो वो क्या? Only मैटरनल maternal सीरम serum अल्फा alpha फिटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम है, और बाकी दोनों कम। बाकी सब नॉर्मल। कम या नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बढ़ेगा कौन सा? मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। Maternal serum alpha. ठीक है, चलो। नकल ट्रांसलूसेंसी ग्रेटर देन 3 mm इज अ फीचर ऑफ व्हिच डिजीज कंडीशन? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम।
जो एंटीज का हम करते हैं ना, So लास्ट क्लास Down में मैंने बताया syndrome. था। आंसर इज डाउन सिंड्रोम। हैप्पी पपेट सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज डैश। इसको याद रखना पड़ेगा। Cry-to-chat syndrome. एंजलमैन सिंड्रोम, इसको याद रखो। एंजलमैन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पी पपेट सिंड्रोम। ऑल आर ट्रू अबाउट डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट मेंटल रिटार्डेशन, ब्रसफील्ड स्पॉट, माइक्रोसेफली, हाइपोथायरॉयडिज्म। मेंटल रिटार्डेशन तो पता है, ब्रसफील्ड स्पॉट मतलब समझ रहे हो ना, जो कॉर्निया के अंदर जैसे ब्रॉस जैसा हमारा हेयर्स होते हैं ना ब्रश के अंदर, वैसे ब्रॉसफील्ड स्पॉट होना। माइक्रोसेफली मतलब छोटा ब्रेन होना, हाइपोथायरॉयडिज्म होना। कौन सा नहीं होता है डाउन सिंड्रोम में? व्हाट इज योर आंसर? Sir, hypothyroidism. नहीं, माइक्रोसेफली। आंसर इज माइक्रोसेफली। विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज मोर कॉमन अमंग मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल? फीमेल के हिसाब से ज्यादा मेल को कौन सा वाला डिजीज होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वेरी गुड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों बताओ? सर क्योंकि एक ही एक्स होता है तो वहाँ हाँ, अगर एक एक्स वो बात करें तो affected नहीं ज्यादा होगा। मेल अफेक्टेड हो जाएंगे और फीमेल कैरियर बन जाएंगे। राइट, मान के चल रहे हैं अगर एक्स और वाई के बीच में अगर हुआ, ये वाला एक्स एंड एक्स के बीच में हुआ, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली अगर मैं ये बात करें, यहाँ पे मदर अगर अफेक्ट हो जाता है एक्स के साथ, तो मोस्ट कॉमनली अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल यहाँ पे कैरियर बनेंगे। अगर फादर भी अफेक्टेड हो जाता है ना, तो यहाँ पे कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं होगा या फीमेल अफेक्टेड नहीं होंगे, फीमेल सारे कैरियर बनेंगे। है ना, बोलो। अगर फादर भी अफेक्टेड हो जाता है वो सारे कैरियर बनेंगे। देख लो यहाँ पे एक्स डैश एक्स बनेगा, ये वाला एक्स डैश एक्स बनेगा, ये वाला बनेगा एक्स वाई, ये वाला बनेगा एक्स वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? कैरियर बनेंगे बस। कौन बनेंगे? फीमेल्स। अफेक्टेड तो नहीं होने वाले, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्या होता है, मदर को अगर एक एक्स भी खराब है तो देखो कंडीशन क्या होता है, वो सारे बच्चे एक्स डैश एक्स, देख लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? कैरियर। एक्स डैश वाई, ये क्या हो जाएगा बताओ? अफेक्टेड। तो अफेक्टेड होने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे? मेल्स होंगे। Male gender. ठीक है ना, वो मेल्स होंगे। वो अगर फादर अफेक्टेड होता है तो अफेक्टेड नहीं होने वाला कंडीशन तो कोई नहीं होगा। तो फीमेल अगर कोई अफेक्टेड होता है या फीमेल कैरियर होता है तो वो वाला कंडीशन में ज़्यादातर जो है ना वो मेल अफेक्टेड होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला कंडीशन में मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कंपेयर टू द फीमेल। दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक्स क्लास टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा सबको। अगर कोई डाउट है पूछ लो। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो क्लास हमारा जेनेटिक्स का थ्योरी वाला क्लास है वो कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम कल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास फिर थोड़ा सा जो एमसीक्यू बचा है जेनेटिक्स का वो हम कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास से मैं टॉपिक बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट्स हम शुरू करेंगे और एक क्लास के बाद। ठीक है, बंद करूं? Thank you, Yes, sir. sir. यस, ओके, Thank you, बाय, sir. टेक केयर।